बेबीलोन से मिट्टी की पट्टियाँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक खत लिखा गया है जिसमें कहते हैं, बेबीलोन के खंडरों में जो आपने हालिया खुदाई कराई और वहां से जो 5 मिट्टी की पट्टियां हासिल हुई है, वह आपके पत्र के साथ एक ही नाव से ही यहाँ पहुंच गई है। मैं इन्हें पाकर कितना अभिभूत हूँ, मैं ये बता नहीं सकता। और मैंने कई घंटे का सुनहरा समय इन पर खुदे चिन्हों का अनुवाद करने में बिताया है। मैंने आपके पत्र का पहले ही जवाब भेज दिया होता, लेकिन मैं चाहता था कि अनुवाद पूरा करके उसे चिट्ठी के साथ नत्थी करके ही आपके पास भेजा जाए। पट्टियां बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से यहाँ तक पहुँच गई है, जो दर्शाता है कि इनको कितना संभाल कर आपने रखा और इसकी पैकिंग भी बेहतरीन तरीके से की गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। हम यहाँ प्रयोगशाला में जिस कहानी का आकलन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। धुंधले और बेहद पुराने इतिहास में रोमांच और रोमांस की बातों की उम्मीद की जा सकती है। अरेबियन नाइट जैसी चीज के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब हम दाबासर की परेशानियों के बारे में खुलासा करते हैं और ये समझाते हैं कि अपना कर्ज चुकाने में उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ी, तो कोई भी यह महसूस कर सकता है कि इन बीते 5,000 सालों में दुनिया के हालात में जरा भी बदलाव नहीं आया है। आप जानते हैं, यह विचित्र है, लेकिन ये पुराने शिलालेख मुझे चीर कर रख देते हैं। जैसा कि मेरे छात्र कहते हैं, कॉलेज प्रोफेसर होने के कारण मेरा एक विचारवान इंसान होना अहम है और मेरे पास ज्यादातर विषयों को लेकर व्यवहारिक जानकारी होनी जरूरी है। फिर भी उस पुराने साथी से, जो कि बेबीलोन के खंडर में मूल से अब तक दबा हुआ है और वहां से निकलकर इसने अपनी दास्तान के जरिए जिस तरह से मुझे हैरान किया है, वह उस तरह कर्ज चुकाने की सीख के बारे में तो मैंने आज तक कहीं न पढ़ा था और न किसी से सुना था। और किसी के साथ सोना हासिल करने की भी मेरी अंदर तड़प जाग उठी है, ताकि मैं भी अपने बटुए में सोने की खनक सुन सकूं। मैं तो कहूँगा कि बेहद खुशनुमा विचार है और साथ ही दिलचस्प तो यह है कि उसकी ये बातें आज के दौर में भी उसी तरह सटीक साबित होगी जितनी वे प्राचीन बेबीलोन में सच्ची थी। श्रीमती श्री ब्यूरी जी और मैं उसकी योजना को अपने मामलों पर लागू करने देखना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे मामलों में इससे एक अलग रोशनी मिल सकेगी। आपके नेक काम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और आपके साथ अगले किसी अवसर पर सहयोग के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपका भरोसेमंद अल्फ्रेड एच, श्रीयूजुरी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। पहली पट्टी में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहली पट्टी कहती है, अब जबकि चांद पूरा फलक पर है, मैं दाबासर, जो हाल में ही सीरिया में गुलामी करके लौटा हूँ और इस जिद के साथ लौटा हूँ कि मैं अपने कर्ज को पूरा चुका दूंगा। अपने शहर बेबीलोन में अपना खोया सम्मान हासिल वापस करने के लिए करूंगा। इस वादे के साथ मैं इस मिट्टी की पट्टी पर अपने तमाम मामलों को स्थायी रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज करा रहा हूँ, ताकि मुझे अपनी ऊंचाई हासिल करने में इनसे मदद मिल सके। मेरे अच्छे दोस्त मेथन, जो कि सोना उधार देने का काम करता है, कि बुद्धिमत्ता भरी सलाह के आधार पर मैंने एक निश्चित योजना पर चलने का फैसला किया है। उसके मुताबिक इस कर्ज से मैं बाहर निकलकर एक आत्मसम्मान की जिंदगी गुजार सकूंगा। इस योजना में 3 उद्देश्य शामिल हैं, जो कि मेरी उम्मीद और मेरी इच्छा है। पहला, योजना मेरे भविष्य की खुशहाली तय करेगी, इसलिए मेरी कमाई का 10वां हिस्सा मेरी बचत में जाएगा। मेथन का यह कहना बिल्कुल सही है। वह इंसान जो अपने बटुए में सोना और चांदी दोनों रखता है और जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं होती, वह अपने परिवार के प्रति अच्छा होता है, वह बादशाह के प्रति निष्ठावान भी रहता है। वह शख्स जिसके पास गिने चुने तांबे की मुहरें होती है
वह अपने परिवार और बादशाह के प्रति उदासीन रहता है। लेकिन जिस शख्स के पास बटुए में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, वह अपने परिवार के प्रति निर्मम होता है और साथ ही बादशाह के प्रति भी निष्ठा नहीं रख पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अपने ही दिल में कड़वाहट भरी होती है। इसलिए वही शख्स बुद्धिमान कहा जाता है जो अपने बटुए से सिक्कों की खनखनाहट कम नहीं होने देता, साथ ही अपने दिल में परिवार के प्रति प्रेम और बादशाह के प्रति निष्ठा भी बनाए रखता है। दूसरा, मेरी यह भी योजना है कि मैं अपनी अच्छी बीवी को हर तरह से सहयोग करूँगा और अच्छे कपड़े ला कर दूंगा। मेरी बीवी ने अपने पिता का घर छोड़कर मेरे साथ निष्ठा बरती है, जो मेरे लिए एक विशेष अहमियत रखती है। मेथन का भी यह कहना है कि अपनी भरोसेमंद बीवी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इससे पति के दिल में आत्मसम्मान की भावना तो बढ़ती ही है, साथ ही उसकी ताकत और अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ता भी बढ़ती है। इस तरह मेरी कमाई का 7 का 10वां हिस्सा मेरे घर, पहनने के कपड़ों और खाने पर खर्च होगा। इसके अलावा थोड़ा सा अतिरिक्त खर्च भी होना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में मनोरंजन और खुशियाँ की कमी न हो पाए। मेथन ने यह भी ध्यान रखने को कहा कि मेरी कमाई के 7 से 10वें हिस्से में ज़्यादा खर्च जरूरी चीज़ों पर नहीं किया जाना चाहिए। इसी में सारी योजना की सफलता का राज छिपा है। मुझे इसी तरह से अपने जीवन पर खर्च करना है और ना तो मुझे फिजूल खर्ची करनी है और ना तो मुझे वह चीज़ खरीदनी है जिसकी कीमत मैं न चुका सकूं। दूसरी पट्टी। तीसरा, ये योजना है कि मेरी कमाई से मेरे कर्ज का भुगतान होता रहे। इसलिए हर बार जब भी चांद पूरा फलक पर होगा, मेरी आमदनी का 2 से 10वां हिस्सा मैं ईमानदारी से अपने उन लोगों को वापस करूंगा जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा और मेरे बुरे समय में साथ दिया, जिन्होंने जरूरत के समय मुझे उधार देने में संकोच नहीं किया और जिनके प्रति मैं आभारी हूँ। इस तरह एक तय समय में निश्चित रूप से मेरा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ हर उस शख्स का नाम दर्ज करने जा रहा हूँ जिसका मैं कर्जदार हूँ और साथ ही मैं उसके कर्ज का ब्यौरा भी ईमानदारी से दर्ज करूँगा। पहरू कपड़े बुनने वाला, 2 चांदी 6 तांबा। सिंजर सोफा बनाने वाला, 1 चांदी। अहमद मेरा दोस्त, 3 चांदी और 1 तांबा। जनकार मेरा दोस्त, 4 चांदी 7 तांबा। अशकामीर मेरा दोस्त, 1 चांदी 3 तांबा। हरिंसर गहने बनाने वाला, 6 चांदी 2 तांबा। दायरबकर मेरे पिता के दोस्त, 4 चांदी 1 तांबा। अलकहद मकान मालिक, 14 चांदी। मेथन सोना साहूकार, 9 चांदी। बरजक किसान, 1 चांदी 7 तांबा। यहाँ से आगे अलग थलग समझा नहीं जा सका। तीसरी पट्टी। इन कर्ज देने वालों का हिसाब मैंने जोड़ा, जो कि 119 सिक्के चांदी के और 141 सिक्के तांबे के निकले। यानी इतने का मैं कर्जदार हूँ। चूंकि मेरे पास चुकाने के लिए रकम नहीं थी, इसलिए अपनी परेशानी भरे दिनों में मैंने अपनी बीवी को अपने पिता के घर लौट जाने को कहा और मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा और वह काम तलाशने लगा जिसमें आसानी से कमाई हो सकती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे ऊपर आफत आ गई और मैं इतना नीचे जा पहुंचा जहाँ केवल गुलामी ही मेरे हिस्से रह गई थी, क्योंकि गुलामी से नीचे और कोई काम न रह गया था। अब मेथन ने मुझे राह दिखाई है कि कैसे मैं अपना कर्ज छोटे छोटे हिस्से में बांटकर अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर चुका सकता हूँ। इससे मुझे एहसास होता है मेरी फिजूल खर्च और जिम्मेदारियों में से मेरे ऊपर भाग जाने का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं अपने कर्जदाताओं के पास पहुंचा और उन्हें अपने हालात के बारे में बताया कि मेरे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं जिससे कि मैं कर्ज चुका सकूं। मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 2 से 10वां हिस्सा कर्ज चुकाने के तौर पर अलग रखने के लिए तैयार हूँ और ईमानदारी से यह कर्ज चुकाऊंगा। मैं किसी भी हालत में इतना कर्ज चुकाने की स्थिति में हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हूँ। इसलिए अगर वे धैर्य रखें
तो कुछ ही समय में मैं अपनी सारी देनदारी चुका दूंगा। अहमद, जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, उसने मुझे काफी भला बुला कहा और मैंने भी उसे शर्मिंदा करके ही छोड़ा। बरजक, जो कि किसान था, ने मुझसे अपील की कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाता हूँ तो क्योंकि उसे सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। मकान मालिक हलकत मेरे प्रस्ताव से असहमत था और उसने जिद की कि वो मुझे तब तक परेशान करता रहेगा जब तक मैं उसका बकाया चुका न देता हूँ। इसके अलावा सभी ने खुशी खुशी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं अब जब ज्यादा दृढ़ता के साथ अपनी योजना पर आगे बढ़ूंगा। मैं यह समझ चुका हूँ कि किसी का कर्ज चुकाना ज्यादा आसान है बजाय कि इससे दूर भागने के। हो सकता है कि आपने कुछ कर्जदाताओं की जरूरतें और इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो भी कोई गम नहीं है। मैं सभी के साथ कोई भेदभाव के की कोशिश जारी रखूंगा। चौथी पट्टी। एक बार फिर चांद फलक पर पूरा है। इस दौरान मैंने कड़ी मेहनत की और इस दौरान मेरा मन भी बिल्कुल आजाद था। मेरी अच्छी बीवी ने कर्जदाताओं को रकम लौटने के मेरे उद्देश्य में मेरा साथ दिया। चूंकि हमारा अडिग फैसला ज्यादा समझदारी भरा था, तो पिछले महीने मैंने काफी अच्छी कमाई की, जिसकी बदौलत मैं स्वच्छ और अच्छे पैरों वाले तमाम ऊँट खरीद सका। ये ऊँट नेबातुर के लिए थे, जो 19 चांदी के सिक्कों में बिके। इस रकम को मैंने अपनी योजना के मुताबिक ही बांटा। इसका 10वां हिस्सा मैंने अपने लिए बचाया। 7 से 10वां हिस्सा मैंने अपनी अच्छी बीवी को दे दिया, जिसके ऊपर घर का खर्च चलाने का जिम्मा था। 2 से 10वां हिस्सा मैंने अपने कर्जदाताओं में बांट दिया। इसमें जितनी संभव हो सकती थी उतनी समानता बरतते हुए जरूरत के अनुसार कुछ तांबे की मोहरों से मैंने समायोजित किया। मुझे अहमद तो नहीं दिखा, लेकिन उसके हिस्से का उधार मैंने उसकी बीवी के हवाले कर दिया। बचत तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरे हाथ चूम लिए। बूढ़ा अलकहत जरा चिड़चिड़ा सा दिखा। उसने जल्दी जल्दी रकम लौटाने को मुझसे कहा। इसके जवाब मैंने उसे कहा कि अगर मुझे अच्छा खाने को मिलेगा और मैं चिंता से मुक्त रहूंगा, तो केवल इसी बदौलत मैं तेजी से कर्ज चुका सकता हूँ। बाकी सबने रकम लौटने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे प्रयासों की तारीफ की। इस तरह एक और महीना पूरा हुआ। मेरा कर्ज सिमट कर केवल चांदी के 4 सिक्कों तक आ गया। साथ ही मेरे बचत के हिस्से में चांदी के 2 सिक्के भी आ गए, जिस पर मेरे सिवा किसी का मालिकाना हक नहीं था। मेरा दिल भी हल्का हो गया, जो काफी समय से दबाव में था। एक बार फिर चांद फलक पर पूरा नजर आया। मैंने मेहनत से काम तो किया, लेकिन इस बार उतनी सफलता नहीं मिली। मैं कुछ ही ऊँट खरीदने में सक्षम हो सका। इससे केवल 11 चांदी के सिक्के ही कमा पाया। इसके बावजूद मेरी अच्छी बीवी और मैं अपनी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ते रहे। इस महीने हमने कोई नई पोशाक नहीं खरीदी और खाने में भी हरी सब्जी पर हमें ज्यादा निर्भर रहना पड़ा। एक बार फिर मैंने खुद को कमाए हुए 11 सिक्कों का 1 से 10वां हिस्सा बचत के तौर पर सौंपा, जबकि इसके 7 से 10वें हिस्से पर हमने महीने भर गुजारा किया। मैं तब हैरान रह गया जब अहमद ने कर्ज की रकम लौटाने पर मेरी तारीफ की। हालांकि इस बार मैंने छोटी रकम ही उसे चुकाई। बरजक ने भी ऐसा ही किया। अलकत तो गुस्से में फट पड़ा, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि ठीक है, रकम नहीं चाहिए तो वापस कर दे, तब वह भी शांत हो गया। बाकी सभी पहले की तरह रकम मिलने से संतुष्ट थे। अगला महीना पूरे होने पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी मुलाकात बेहतरीन ऊँटों का एक शानदार झुंड लेकर आ रहे व्यापारी से हुई, जिससे कुछ बेहतरीन ऊँट मैंने खरीद भी किए। इस बार मेरी कमाई 42 चांदी के सिक्कों तक जा पहुंची। इस महीने मेरी अच्छी बीवी ने बहुत जरूरी कपड़े और सैंडल खरीदे। इसके साथ ही हमने अच्छा खाना भी खाया, जिसमें मीट और मुर्गी के पकवान शामिल थे। इस बार हमने अपने कर्जदाताओं को चांदी के 8 सिक्कों से ज्यादा का भुगतान किया। यहाँ तक कि इस बार अलकत ने भी कोई प्रतिबंध नहीं किया। हमारी योजना जबरदस्त सफलता के साथ आगे बढ़ रही थी और हम कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे और अपनी बचत के माध्यम से खुद को भी
अमीर बनाते जा रहे थे। 3 महीने के बाद इस मिट्टी वाली पट्टी पर मैं आखिरी बार कुछ दर्ज करने जा रहा हूँ। हर बार जब भी मैंने कमाया तो इसका 10वां हिस्सा खुद को सौंप दिया। हर बार मेरी अच्छी बीवी और मैंने कमाई के 7 से 10वें हिस्से पर महीने भर गुजारा किया। इस दौरान भले ही कुछ दौर ऐसा आया जब हमारा गुजारा काफी मुश्किल से चला। हर बार मैंने अपने कर्जदाताओं को 2 से 10वां हिस्सा चुकता किया। अब मेरे बटुए में चांदी के 21 सिक्के हैं और वे पूरी तरह मेरे हैं। इससे मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया और मैं अपने दोस्तों के बीच एक बार फिर सम्मान पाने लगा हूँ। मेरी बीवी हमारे घर को बेहतरीन तरीके से रखती है और वह अब शानदार चोगा भी पहनने लगी है। अब हम खुशी खुशी रहने लगे हैं। जिस योजना पर हमने काम किया उसकी अहमियत बेपनाह है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इसने एक गुलाम रह चुके शख्स को अपने समाज में इज्जत दिला दी। 5वीं पट्टी में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। एक बार फिर महीना पूरा हुआ और मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार मिट्टी की पट्टी पर रिकॉर्ड लिखे हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। 12 महीने इस दौरान बीत गए, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड दर्ज करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज मेरे ऊपर से कर्ज का बोझ हमेशा हमेशा के लिए हट गया और मैं कर्ज से आज़ाद हो गया। आज के दिन मेरी अच्छी बीवी, मेरी शुक्रगुजार रूह ने जमकर जश्न मनाया। शानदार पकवानों को हमने चख कर खाया। हमने अपनी दृढ़ता के बल पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। जब मैं अपने कर्जदाताओं के पास आखिरी बार पहुंचा तो बहुत सारी चीजें हुई जिन्हें मैं हमेशा याद रखना चाहूंगा। अहमद ने अपने खराब व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं हमेशा के उसके सबके पसंदीदा दोस्तों में एक रहूंगा। बूढ़े हलकत का व्यवहार भी रकम पाने के बाद बुरा नहीं रहा। उसने कहा, भले ही तुम कभी मिट्टी के नाम नरम टुकड़े की तरह रहे हो, लेकिन समय ने तुमको तोड़ मरोड़ कर कांसे में डाल दिया और तुम्हारी शान भी बढ़ गई। आगे भी अगर तुम्हें सोने या चांदी की जरूरत हो तो मेरे पास बिना हिचक के चले जाना। केवल वही ऐसा शख्स नहीं था जिसने मुझे ऊंचा सम्मान दिया। तमाम अन्य लोगों ने भी मुझसे अदब से बात की। मेरी बीवी की नज़र से मुझे लेकर खास चमक नजर आती थी, जो किसी भी शख्स में जज्बा बढ़ने के लिए काफ़ी थी। इन सबके बावजूद ये केवल उस योजना की सफलता थी जिस पर चलकर मुझे राहत नसीब हुई। इस वजह से न केवल मेरे सारे कर्ज चुकता हो गए, बल्कि मेरे बटुए में सोने और चांदी के सिक्के की खनक भी गूंजने लगी। जो भी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं उन्हें मैं इस योजना पर चलने की सलाह दूंगा। अगर ये किसी गुलाम को अपना सारा कर चुका पाने की क्षमता से लैस कर सकता है और बटुए को सोने से भर सकता है, तो क्या ये योजना किसी इंसान को उसकी आज़ादी पाने में मदद नहीं मिलेगी? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जान चुका हूँ कि अगर मैं इस योजना पर आगे चलता रहता तो जल्दी ही मेरी गिनती अमीरों में होने लगेगी। सेंट सिल्वियन स्टेट कॉलेज, प्रिय प्रोफेसर, बेबीलोन के खंडरों की खुदाई में अगर आपको वहाँ के पूर्व निवासी ऊँट कारोबारी जिसका नाम दावासर था उसका भूत मिले तो कृपया मेरा एक काम कर दीजिएगा। उसे बताइएगा कि लंबा अरसा पहले मिट्टी की पट्टी पर उकेरे अस्पष्ट लेखों की वजह से या इंग्लैंड में कॉलेज के लोग ताउम्र उनके शुक्रगुजार रहे हैं। आपको शायद याद हो, साल भर पहले मैंने जो आपको लेख लिखा था श्रीमती स्ट्रूबेरी, और मैं खुद उनकी कर्ज से उबरने की योजना पर प्रयोग करके देखूंगा और उसी समय से अपने पास सोना जमा करना शुरू करूंगा ताकि उसकी खनक सुन सकूं। आपको शायद ही यकीन हो, इस योजना पर काम करने के लिए मैंने अपनी खुद की चुनी तनख्वाही के बारे में अपने साथियों को नहीं बताया। अपने पुराने डर्रे ढेर सारे कर्ज को लेकर वर्षों तक हम डरावनी शर्मिंदगी भरे माहौल में रह रहे थे और मैं इस बात से बेहद चिंतित था कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ कर्जदाता कोई षड्यंत्र रचते हुए मेरे कॉलेज में मेरी ने शिकायत करते हैं, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज ही छोड़ना पड़ गया है। जितना संभव हो सकता था हम कर्ज चुकाते गए और अपनी आमदनी में से संबंधित कर्ज की किस्त निचोड़ते गए। इसके बावजूद हमारी कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके अलावा हमें सारी खरीदारी के लिए
ऊंची दर पर क्रेडिट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था। मैं ऐसे चक्र में फंसा हुआ था कि मेरे हालात बद से बदतर होने जा रहे थे। हमारा संघर्ष निरर्थक साबित होता जा रहा था। हम किसी किफायती घर में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हमने मकान मालिक से भी कर्ज ले रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था कि हम अपने हालात को सुधारने के लिए कुछ कर पाते। हम बेबस हो चले थे। तभी आपका जान पहचान वाला शख्स हमारे सामने आ गया। बेबीलोन का वह पुराना ऊंट कारोबारी जिसके पास एक योजना थी जिस पर हमने भी काम करना तय किया। उसने हंसते खेलते हमें अपने सिस्टम पर चलने के लिए व्यग्र कर दिया। हमने अपने सारे कर्जों की सूची बनाई। मैंने उसे हर उस शख्स को दिखाया जिससे हमने कर्ज ले रखा था। मैंने उन लोगों को समझाया कि जिस तरह से हमारे साथ हालात बने हुए हैं उसे कर्ज चुका पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। वे खुद भी आंकड़ों को देखकर आसानी से इसे समझ सकते थे। फिर मैंने समझाया कि हम उसी स्थिति में कर्ज चुकता कर पाएंगे जबकि हम अपनी आमदनी का 20% हिस्सा बिल्कुल अलग रख दें और प्रोराटा आधार पर उसे विभाजित कर दें। इस तरह से लगभग हम 2 साल में अपना कर्ज चुका सकेंगे। तब इस अवधि के उस दौरान हम नकद आधार पर चलेंगे और नकद खरीदार के तौर पर हम उन्हें आगे भी फायदा पहुंचा सकेंगे। वे लोग वाकई सहयोगी प्रकृति के थे। हमारा सब्जी वाला एक बुद्धिमान बुजुर्ग साथी था। उसने योजना कुछ इस तरह से बनाई और सभी को अच्छी लगी। उसने कहा, अगर आप अपनी सारी खरीदारी का भुगतान करेंगे और साथ ही अपने कर्ज का भी कुछ हिस्सा चुकता करेंगे तो जो आपने अब तक किया आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह आप 3 साल में अपने कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। अंततः मैंने उन सभी के नाम से एक कानूनी समझौता पत्र तैयार किया जिसमें यह जिक्र था कि मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा चुकता करने में दूंगा और बदले में मेरे कर्जदाता मुझे अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद मैं अपने परिवार के साथ बैठकर यह तय करने में जुट गया कि बाकी बचे 70% मैं अपने घर का खर्च चलाऊंगा। हम इस बात के लिए कटिबद्ध थे कि हमें बचत के तौर पर 10% रकम हर हालत में रखनी ही है ताकि उसकी भी खनक हमें सुनाई देती रहे। चांदी और संभवतः सोने की चीज ये बेहद ललचाने वाली थी। बदलाव हमारे लिए किसी रोमांचक सफर की तरह लगने लगा था। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से चलना हमें आनंददायक लग रहा था और यह भी कि हम अपनी आमदनी के 70% हिस्से से कैसे गुजर करेंगे। यह सोचकर कि ही हम विस्मय में थे। हमने मकान के किराए से शुरुआत की और हम उसमें उचित स्तर की कमी करने में सफल हुए। इसके बाद हमने अपनी पसंदीदा ब्रांड की चाय अन्य सामग्री का ध्यान केंद्रित किया और हैरत अंगेज तरीके से हमने पाया कि कितनी सहजता से हम बेहतर गुणवत्ता वाली अन्य सामग्रियां खरीदकर आसानी से घर का खर्च चला सकते हैं। मेरी ये दास्तान एक पथ के हिसाब से काफी लंबी है, लेकिन कुछ भी हो, हमारे लिए एक नया अनुभव ज्यादा कठिन साबित नहीं हुआ। हमने इस चीज का सहजता और प्रसन्नता से प्रबंधन किया। हमें इस तरह की व्यवस्था से इतना सुकून मिल रहा था कि हमारे पास बताने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। और तो और हम अब हमें अपने बीते दिनों की तरह प्रताड़ना भी नहीं झेलनी पड़ रही है। मैं आपको इस अतिरिक्त 10% बचत का किस्सा भी बताता हूँ जिससे हमने तय किया था कि हम सिक्कों की खनखनाहट सुनने के लिए बचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जिक्र न करूं। कुछ समय तक हमने उस बचत की खनखनाहट महसूस भी की। कृपया आप मुझ पर इतनी जल्दी हंसिएगा नहीं। आपने देखा कि हमारी योजना का यह खिलनड़ी हिस्सा था। यह वाकई काफी मजेदार अनुभव है कि आपको जिस पैसे की जरूरत नहीं उसे आप इकट्ठा करना शुरू कर दें। इसे बचाने में जो आनंद मिलता है वह इसे खर्च करने में कहीं नहीं हासिल हो सकता। जब हमने इसकी भरपूर खनखनाहट सुनकर दिल को सुकून पहुंच लिया तब हमने इसका एक फायदेमंद इस्तेमाल तलाश किया। हमने एक निवेश योजना चुन ली और उसमें भी अपनी आमदनी का 10% हिस्सा हर महीने डालने लगे। ये तरीका हमारी पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा सुकूनदेह साबित हो रहा है। हर महीने की तनख्वाह से कुछ भी खर्च करना शुरू करने से पहले मैं इसके लिए चेक काटता हूँ। ये जानकर मुझे बेहद तसल्ली मिलती है कि
मेरा निवेश धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये मेरे अंदर सुरक्षा का भाव भी जगाता रहता है। जब मेरे पढ़ाने के दिन पूरे होंगे तब तक यह बढ़कर एक सुखद संख्या के स्तर पर पहुंच जाएगा और तब तक आमदनी हमारा ख्याल रखने लायक हो चुकी होगी। ये सारी चीजें मेरी उसी पुरानी चेक के माध्यम से चुकाई जा रही है। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यही ये पूरी सच्चा हमारे सारे कर्ज धीरे धीरे चुकता हो गए और ठीक उसी तरह समय में हमारा निवेश भी बढ़ता रहा। यही नहीं, हम वित्तीय रूप से पहले की अपेक्षा अब और बेहतर होते गए। कौन विश्वास कर सकता है कि एक वित्तीय योजना के अनुसार चलने और बिना किसी योजना के इधर उधर भटकने में जमीन आसमान का अंतर है, जो कि अंततः परिणाम से साफ साबित होता है। अगले साल के अंत तक जबकि हमारे पुराने बिल लगभग चुकता हो चुके होंगे, तब हमारे पास अपना निवेश बढ़ाने की और भी ज़्यादा विकल्प होंगे। यही नहीं, तब हम घूमने के लिए भी कहीं दूर निकल सकेंगे। हमने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि किसी भी सूरत पर हम अपने घर का खर्च आमदनी से 70% के ऊपर नहीं ले जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम उस पुराने साथी के लिए निजी तौर पर अतिरिक्त शुक्रिया क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमने इस धरती पर नर्क से निकल कर बचाया है। वह जानता था, वह इन सब से गुजरा था। वह चाहता था कि उसने अपने कड़वे अनुभव से दूसरों को फायदा मिले। यही वजह रही कि घंटों बैठकर उसने मिट्टी की पट्टी पर ये कठिन संदेश दिए। वह अपने पीड़ित साथियों को वास्तविक संदेश देना चाहता था। वह संदेश जो कि आज से 5000 साल पहले भी बेबीलोन के खंडरों से निकला था, वह उतना ही सच्चा और उतना ही अहम है जितना उस दिन जब वह संदेश दफन हुआ था। आपका भरोसेमंद अल्फ्रेड एच श्री ब्यूसरी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। धन्यवाद। अब अगले अध्याय में हम बेबीलोन के सबसे खुशकिस्मत इंसान के बारे में पढ़ेंगे।